हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ। तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। स्टोरी की शुरुआत में वेजिटो एंड यामुशी सेक्टर 6 में होते हैं। वेजिटो बोलता है कि हमारे आउटफिट्स को फिर से रीजनरेट करना बिल्कुल पॉइंटलेस था। अभी तो मुझे फिर से पहले जैसा टॉपलेस होने का ही मन कर रहा है। यामुशी बोलता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटो बोलता है कि तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से किसी डीमन को ढूंढो यहाँ पर। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो इस गर्मी के वजह से मैं ज़रूर कोई बेवकूफ़ी कर दूंगा। वेजिटो के इन सब बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता यामुशी के ऊपर। यामुशी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी थे। अच्छा हुआ फिर से हम कासल के दीवार के सामने नहीं थे। पर मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर कुछ दोस्त ढूंढ लिए हैं जो कि हमें कासल तक बहुत जल्दी पहुँचा देंगे। यामुशी की इस बात को सुनकर वेजिटो भी एकदम से आसमान की तरफ देखने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर हम कहाँ पर हैं, फिर से हमें बेवकूफ़ों की टोली का सामना करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटो यानी यामुशी ने क्या देखा था। आसमान में धुएं के बीच 4 अजीब लोगों के परछाई दिखते हैं और जल्दी हमें ये भी पता चल जाता है कि ये चारों डीमंस होते हैं और ये चारों डीमंस का फेस बिल्कुल मॉर्टल राइम के एक गैंग से मिलता जुलता है। तभी उनमें से एक सबसे बड़ा वाला डीमन बोलता है कि वो वहाँ पर है जिसने ईयरिंग पहना हुआ है, वही सेक्टर 7 का न्यू एम्परर है और जैसा कि हमारे लॉर्ड ने कहा था वो यहाँ पर आ चुका है। ज़रा इसकी हिम्मत को देखो, अभी एक दिन भी नहीं हुआ इसे अपने सेक्टर के थ्रोन को पाए हुए और इसने चैलेंज कर दिया है नेक्स्ट सेक्टर के थ्रोन के लिए और इसे इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। मुझे लगता है कि हमें इसे डीमन राइम की ताकत को दिखाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्यों डीमन राइम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी। उन चारों डीमंस को देखकर वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि मेरे साथ फिर से मजाक हो रहा है। ये चारों डीमंस तो बिल्कुल गिन्यू फोर्स से मिलते जुलते हैं। चाहे इस दुनिया को कोई भी चला रहा हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। पर मैं इस चीज़ की उम्मीद लगाता हूँ कि तुम लोग बस दिखने में गिन्यू जैसे हो, पावर लेवल में नहीं। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म हो जाता है वैसे ही वेजिटो नोटिस करता है कि यामुशी वहाँ से निकल पड़ता है। वेजिटो बोलता है कि यामुशी, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यामुशी की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि यामुशी एक ही पल में उन चारों डीमंस के पास पहुँच जाता है। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर। हम बस यहाँ पर सेक्टर 7 के डीमन एम्परर का सामना करने के लिए आए हैं जो कि लॉर्ड ज़ुको को चैलेंज करने वाला है। इसीलिए जल्दी से बीच में से हट जाओ और अपनी ज़िंदगी को बचा लो। तभी ये सुनने के बाद यामुशी बोलता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम वेजिटो को रोक सको अपने एम्परर के साथ लड़ाई करने से। क्या मैंने सही कहा? तो बिल्कुल उसी तरह ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरा पहले सामना करो। तभी वो बड़ा डीमन बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही वो गिन्यू जैसा दिखने वाला डीमन ऐसा बोलता है वैसे ही वो तीनों डीमन तैयार हो जाते हैं यामुशी का सामना करने के लिए। तीनों डीमन एक ही पल में यामुशी को घेर लेते हैं पर इससे यामुशी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यामुशी अब भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। यामुशी बोलता है कि अब आओ भी, किसका इंतज़ार कर रहे हो तुम लोग। जैसे ही यामुशी ऐसा बोलता है वैसे ही एक डीमन एकदम से टूट पड़ता है यामुशी के ऊपर। वो डीमन बोलता है कि तुम हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो कीड़े कहीं के। जैसे ही वो डीमन यामुशी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है वैसे ही वो डीमन एक ज़बरदस्त पंच मार देता है यामुशी को, पर यामुशी काफ़ी आसानी से उस पंच को डॉज कर देता है जिसे देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जैसे ही यामुशी पहले वाले डीमन से बचता है वैसे ही एक दूसरा वाला डीमन टूट पड़ता है यामुशी के ऊपर। वो डीमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे। यामुशी उस डीमन को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। यामुशी बोलता है कि अगर इन डीमंस का पावर लेवल ये है तो ज़ुको भी कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए। उस डीमन का अटैक लगने से पहले यामुशी वहाँ से गायब हो जाता है और वो तीसरा डीमन इस चीज़ को देख लेता है। वो बोलता है कि बोरस वो यहाँ से जा चुका है। तभी एकदम से गुल्डो जैसा दिखने वाला डीमन किसी चीज़ को महसूस करता है। वो बोलता है कि मेरी मदद करो और इसके दूसरे ही पेज में ये रिवील हो जाता है कि यामुशी ने आखिर गुल्डो जैसे दिखने वाले डीमन के साथ किया क्या। यामुशी एक ज़बरदस्त एल्बो मार देता है गुल्डो जैसे दिखने वाले डीमन को। यामुशी का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो गुल्डो जैसा दिखने वाला डीमन एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है। तभी वो दोनों डीमन इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि बूढ़ो
तभी यामुशी इस चीज़ को देखकर बोलता है कि क्या तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े बस चिल्लाते रहोगे या फिर अपने साथी के मौत का बदला लोगे मेरे से। तभी वो डीमन बोलता है कि तुम हर एक चीज़ की कीमत चुकाओगे। वो डीमन इतना बोला ही होता है कि इतने में यामुशी उस डीमन तक पहुंच जाता है। जैसे ही यामुशी उस डीमन तक पहुंचता है वैसे ही यामुशी एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को भी। इस चीज़ को वो दूसरा वाला डीमन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि ज़रा तुम रुको, मैं वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। पर उसके वहाँ से हिलने से पहले ही वहाँ पर यामुशी आ जाता है। यामुशी एकदम से ब्लास्ट करके उस डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और इसके बाद हमें इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट दिखता है। उस डीमन की बॉडी पूरी तरीके से जल गई रहती है और जैसे ही वो डीमन ज़मीन से जाकर टकराता है वैसे ही उस डीमन का भी खेल ख़त्म हो जाता है। यामुशी के इस डोमिनेंसी को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है ग्रैंडपा के साथ कुछ तो हुआ है, उसके अंदर लड़ाई करने की इतनी भूख तो नहीं थी। तभी वो आखिरी बचा हुआ डीमन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम मेरे हाथ में आओगे ना तब मैं तुम्हें। वो डीमन इतना बोला ही होता है। तभी यामुशी बोलता है कि आखिर तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हारे हाथ में आता हूँ तो तुम क्या करोगे, ज़रा तुम मुझे बताना। यामुशी इतना तेज़ हो गया रहता है कि यामुशी एक ही पल में उस डीमन के पास पहुँच जाता है और उस डीमन के पास पहुँचकर उसके सिर को जकड़ लेता है। तभी यामुशी किसी चीज़ को नोटिस करता है और इसके दूसरे ही पल एक एनर्जी अटैक चला जाता है जो कि यामुशी को अलग कर देता है उस डीमन से। क्योंकि लिए यामुशी ने इस अटैक को सही टाइम पर सेंस कर लिया था, इसके वजह से यामुशी को ये अटैक नहीं लगता। इस अटैक को गिन्यू जैसे दिखने वाले डीमन गैंग के लीडर ने शूट किया होता है। वो गिन्यू जैसा दिखने वाला डीमन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसे मारने की, तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है। तभी वो गिन्यू डीमन एकदम से अपने दूसरे डीमन साथी तक पहुंचता है। गिन्यू डीमन को अपने पास देखकर वो रेड डीमन बोलता है कि कैप्टन तुम आ चुके हो, अब वक्त आ चुका है कि हम इस बेवकूफ़ को उसका सबक सिखाएं। हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं, पर क्योंकि लिए मेरा हाथ टूट चुका है इसलिए मैं लड़ाई में आपका साथ नहीं दे सकता सामने से, पर इस चीज़ का ध्यान रख सकता हूँ कि आपके पीछे से कोई हमला ना करे। ये सुनकर गिन्यू जैसा दिखने वाला डीमन बोलता है कि तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई करना, मुझे लगता है कि तुमने और बाकी सब ने मुझे और लॉर्ड ज़ूकू को काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया है। तभी उस डीमन की ब्लू आइज़ एकदम से बड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो चीज़ जैसे दिखने वाले डीमन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है अपनी आंखों की मदद से। इस चीज़ को देखकर यामुशी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। यामुशी बोलता है कि क्या, आखिर वो क्या कर रहा है। गिन्यू डीमन उस डीमन को पूरी तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका होता है और जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों का कलर ब्लू हो चुका होता है। वो डीमन बोलता है कि अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। यामुशी इस चीज़ को देखकर बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, ये भी किसी तरीके का फ्यूजन था, पर इस तरीके का फ्यूजन का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा ताकतवर तो नहीं बनना चाहिए। यामुशी का ये सेंटेंस ख़त्म करते ही वो डीमन एकदम से यामुशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर यामुशी बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए वो डीमन एकदम से लड़ाई स्टार्ट कर देता है यामुशी के साथ। यामुशी अपने आप को बैलेंस कर पाता है, इससे पहले वो गिन्यू डीमन एकदम से यामुशी के पीछे आ जाता है। इस चीज़ को देखकर यामुशी बोलता है कि आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो। और इसके दूसरे ही पेज में वो गिन्यू जैसा दिखने वाला डीमन एक ज़बरदस्त किक मार देता है यामुशी को। ये किक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि यामुशी एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसके वजह से ज़मीन पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो डीमन बोलता है कि बस अभी वहीं पर ही लेटे रहो, मैं अब जो असली खतरा है उसका सामना करने जा रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तभी इसके दूसरे ही पल वो डीमन देखता है कि यामुशी काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है। इस चीज़ को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। यामुशी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि यामुशी एक ही बार में उस डीमन से टकरा जाता है और उस डीमन को अपनी जगह से हटने का मौका भी नहीं मिलता। इस तरीके का स्पीड और इस तरीके की तेज़ी को देखकर वो गिन्यू जैसा दिखने वाला डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम। तभी वो डीमन एकदम से यामुशी को ग्रैब करने की कोशिश करता है अपने दोनों हाथों से, पर यामुशी उस डीमन से एक स्टेप आगे होता है। यामुशी ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो डीमन बोलता है कि क्या। तभी हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से उस डीमन के पीछे अपीयर होता है। यामुशी बोलता है कि बहुत अच्छा पावर अप था बच्चे, पर यह लड़ाई अभी और इसी वक्त ख़त्म होती है। इस चीज़ को सुनकर वो डीमन एकदम से हंसने लग जाता है और वो डीमन एकदम से उस जगह से गायब होने लग जाता है।
गायब होने से पहले वो डीमन बोलता है कि तुम बिल्कुल सही थे, ये लड़ाई अभी और इसी वक्त ख़त्म होती है। देखते ही देखते वो डीमन एकदम से गायब हो जाता है एंड यामुशिका की काफ़ी आसानी से वो डीमन डॉज कर देता है। तभी एकदम से वो डीमन यामुशी के पीछे अपीयर होता है। जैसे ही वो डीमन यामुशी के पीछे अपीयर होता है वैसे ही वो एकदम से यामुशी को पकड़ लेता है पीछे से। वो डीमन बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे पकड़ में आ ही गए। ज़रा तुम मुझे ये बताना कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर। अब मैं तुम्हारी हड्डियों को धूल में बदल दूंगा, इस चीज़ का मज़ा लेना। धीरे धीरे मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान को निचोड़ लूँगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद यामुशी के चेहरे पर एक स्माइल होती है। यामुशी बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा होता है कि यामुशी फिर से कुछ दिखाने वाला है। यामुशी की आंखें एकदम से डिमोनिक रेड हो जाती है। यामुशी बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल उसी जगह मिल गए जिस जगह मैं चाहता था। इस चीज़ को नीचे खड़ा गॉड किलर भी सेंस कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि यामुशी। वेजिटो की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि ज़रा रुको एक मिनट, वो एनर्जी तो उसकी नहीं है। आखिर वो इस तरीके के पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? अब मुझे ये मत बताना कि वो वहाँ पर यही कर रहा था। तभी यामुशी एकदम से अपने आप को छुड़ा लेता है उस डीमन से, जिस चीज़ को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि क्या? यामुशी ने उस डीमन के गले के पास स्लाइस किया हुआ होता है अपने आर्म को। ये यामुशी ने इतनी तेज़ी से किया हुआ होता है कि डीमन को तो बच के निकलने का मौका ही नहीं मिलता। यामुशी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था। उस डीमन ने इस तरीके के अटैक की उम्मीद नहीं की थी यामुशी से। यामुशी का ये अटैक लगते ही उस डीमन के गले से काफ़ी ज़्यादा खून बाहर आ रहा होता है। वो डीमन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का अटैक था। उस डीमन ने अपने गले को पकड़ा हुआ होता है ताकि उसके गले से निकल रहे खून को वो रोक सके। पर यामुशी के अटैक का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उस डीमन का खून रोके नहीं रुक रहा होता है। उस डीमन का खून लगातार ज़मीन पे गिरता ही जा रहा होता है। वो डीमन दर्द से कर्रा रहा होता है। वो डीमन बोलता है कि वो एनर्जी, वो डार्कनेस, क्या यही हमारा टारगेट था? क्या इसी चीज़ को देखने के लिए हमें भेजा गया था? तभी उस डीमन को सामने से आवाज़ आती है कि नहीं, तुमने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक जाने माने शख्स की एंट्री होती है। वेजिटो खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि ज़रा तुम मेरी आंखों को देखो और मेरी आंखों को देखकर तुम ये बताओ कि आखिर तुम क्या देख पा रहे हो। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि आखिर वो डीमन इतना क्यों डर गया था। वेजिटो के पीछे एक ऑल्टर ईगो खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। देखने भर से वेजिटो का ये ऑल्टर ईगो लूसिफ से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी इसके दूसरी पल वो ऑल्टर ईगो एकदम से गायब हो जाता है। वेजिटो एकदम से अपना हाथ रख देता है उस डीमन के सिर के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि अब जब कि तुमने मेरे पावर लेवल को देख लिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अपने डीमन एम्परर ज़ूकू के पास लेकर जाना चाहिए। तभी इस चीज़ को सुनकर वो डीमन बोलता है कि यस माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तभी एकदम से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि तुम ट्रंक्स, पर वो आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। तभी ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया है। इस बात से मुझे शौक नहीं होना चाहिए। मेरा यंगर वर्जन इस टाइमलाइन में कहीं पर तो मौजूद होगा ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे फ्यूचर वर्जन से भी मिल चुके हो। पर मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला हूँ सन गोकू। इस टाइमलाइन में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। इस चीज़ को सुनकर गोकू और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। गोकू बोलता है कि एक और ट्रंक्स, शायद ये दूसरे टाइमलाइन से आया होगा, पर मुझे कोई टाइम मशीन क्यों नहीं दिख रही है? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस बात को सुनकर ट्रंक्स अपने टाइम रिंग को देखते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है गोकू। इस टाइम रिंग की वजह से अब मुझे मॉम का बनाया हुआ टाइम मशीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यह पहली बार है जब मैंने इस टाइम रिंग का इस्तेमाल किया किसी दूसरे टाइमलाइन में ट्रैवल करने के लिए। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम्हें पता होगा कि इन टाइम रिंग्स को पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, ना ही तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए। इस टाइम रिंग को पाने के लिए मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मारना पड़ा। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि क्या तुमने भी वही किया? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है ट्रंक्स? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और साथ ही में तुम्हारे पास ये ग्रीन सेरिफिम आंखें आई कहाँ से? तभी ट्रंक्स एकदम से एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आखिर उसके टाइमलाइन में हुआ क्या।
ट्रंक्स बोलता है कि मेरे टाइमलाइन में एंड्रॉयड्स के अटैक करने के बाद मेरे फादर और मैं सिर्फ अकेले जी फाइटर्स बचे थे। कुछ समय बाद फादर और मैंने मिलकर हमारा रिवेंज ले लिया उन एंड्रॉयड से और अर्थ पे फिर से शांति लौट आई। उस दुनिया में मेरे फादर, मेरे मदर और मैं काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। पर इसके कुछ टाइम बाद जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, एक नया खतरा वापस आया अर्थ पे। वो खतरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस था और उसका एंजल वीस था, ताकि सुपर सैयन गॉड उन्हें अच्छी बैटल दे सके। क्योंकि फादर ही एक लौते फुल ब्लडेड सैयन बचे हुए थे, इसलिए फादर ने उन्हें चैलेंज किया और अपना बेस्ट दिया। फादर के हारते ही हमें पता चल गया था कि अर्थ ख़त्म होने वाला है। पर तभी वहाँ पर वीस आ जाता है और वीस बीरस को ये सजेशन देता है कि वो मुझे ट्रेनिंग दे, और इसी के साथ मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है वीस और बीरस के साथ। मैंने काफ़ी जल्दी सुपर सैयन गॉड फॉर्म को पा लिया था। उसके बाद सुपर सैयन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टेंट, फिर अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट को भी मैं मर्ज करना सीख चुका था। और आखिरकार फिर वो दिन आ ही गया जब मैंने बीरस को चैलेंज किया। और जिस दिन मैंने बीरस को चैलेंज किया वो दिन मैंने बीरस को हरा दिया और मैं वो लड़ाई जीत गया। इस चीज़ को सुनकर गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा है ट्रंक्स। तुम भले ही एक डिफरेंट टाइमलाइन में थे, पर इन दोनों टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। ज़रा मुझे अपना दिमाग लगाने दो। जब तुमने बीरस को हराया, क्या तुमने गलती से बीरस को मार भी दिया था उसी वक्त? तभी ट्रंक्स बोलता है कि हाँ गोकू, बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मैं समझ सकता हूँ कि ये गलती तुमने भी कैसे की थी। जैसे ही मैंने बीरस को मारा, वैसे ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गए और मेरे कुछ करने से पहले ही ग्रैंड प्रिस्ट का ऑर्डर आ गया, जहाँ पर मुझे बिल्कुल 10 साल कैद में रखा गया। 10 साल बाद वहाँ पर वीस आया और वीस ने ही मुझे उस कैद से छुड़ाया, जिसके वजह से वीस भी एक्सिस्टेंस से बाहर हो गया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझ में क्या देखा, पर उसके दया की वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ। पर तुम्हारी ही तरह मेरी स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब मैं दोबारा धरती पे आया तब मुझे पता चला कि गॉड्स ने क्या किया। अर्थ नहीं था, और अर्थ के जाते ही जिन्हें मैं फैमिली कहता था, वो जो दो लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे, मेरे डैड और मेरे मॉम, वो भी गायब हो गए। और इस इंसिडेंट ने मेरे अंदर के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और उस दिन से मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि अगर इस तरीके का हादसा मेरे साथ हो सकता है तो इस तरीके की चीज़ किसी और के साथ भी हो सकती है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि कोई भी गॉड नहीं बचना चाहिए। मैंने गॉड्स और एंजल्स को मारना स्टार्ट किया। जैसे मैं उन्हें मार देता, मैं उनकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता। मैं यहाँ पर ही नहीं रुका, मैं मेंबर ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के एनर्जी को भी अपने अंदर ऑब्जर्व किया, उस डिवाइस का इस्तेमाल करके जिसको मैंने ट्रैवल के दौरान बनाया था। मेरे मॉम ने मुझे जो भी सिखाया वो कभी बेकार नहीं गया और वो हमेशा ही मेरे अंदर रहा। पर आखिर में मेरी ताकत काफ़ी नहीं थी फाइनल गॉड को हराने के लिए, और आखिर में मेरे टाइमलाइन में लूसीफ की ही जीत हुई। एक बारी जब मैंने लूसीफ को आज़ाद किया, ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसके वजह से मल्टीवर्स का अंत हो गया और वो हमेशा के लिए सील हो गया। इस चीज़ को सुनकर गोकू एकदम से डर जाता है। गोकू बोलता है कि क्या लूसीफ? गोकू बोलता है कि आखिर तुम्हारे मल्टीवर्स में क्या हुआ था ट्रंक्स, मुझे जल्दी बताओ। आखिर तुम्हारे टाइमलाइन के साथ क्या हुआ? तभी ट्रंक्स एकदम से स्लेयर ब्लेड बना लेता है। ट्रंक्स बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हें लूसीफ की कहानियाँ बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि वो दोबारा ना हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं ये देख लूँगा कि तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर हो जितने ताकतवर मेरे डैड कहते थे। अब वक्त आ चुका है कि ये दिखाने का कि आखिर तुमने इस फॉर्म को कितना मास्टर किया है। इस चीज़ को सुनकर गोकू भी एकदम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते थे, और उस वक्त भी सुपर सैयन फॉर्म को पाए हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं बीता था, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही है तुम्हारे इस न्यू वर्जन के साथ। चलो देखते हैं कि तुम इस बार मुझे इम्प्रेस कर पाते हो कि नहीं अपने दूसरे वर्जन की तरह फ्रेंड। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।